दोस्तों, आपातकाल में चुनाव स्थगित हो गए तथा नागरिक अधिकारों को समाप्त करके मनमानी की गई। दोस्तों, इंदिरा गांधी के राजनीतिक विरोधियों को कैद कर लिया गया और प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। दोस्तों, और जयप्रकाश नारायण ने इसे भारतीय इतिहास की सर्वाधिक काली अवधि कहा था। नमस्कार, प्रणाम, आप देख रहे हैं स्टोरी वॉइस और मैं हूं चंदन। दोस्तों, 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक का पूरे 21 महीने की अवधि में भारत में आपातकाल घोषणा किया गया था। दोस्तों, उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा कर दी। दोस्तों, वहीं हमारा देश के हालात आंतरिक और बाहरी दोनों खराब होते जा रहे थे। दोस्तों, पड़ोसी देश से संबंध खराब थे। वहीं देश में 1969 में प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण व सितंबर 1970 में राज भत्ते प्रीवी पर्स जो 565 रियासतों को मिलता था, उसके बाद राज परिवार व आरएसएस जनसंघ बदलाव के खिलाफ हो गए। दोस्तों, प्रीवी पर्स का कुछ भाग राज परिवार को आरएसएस को भी मिलता था। वहीं उन दिनों पूरे देश में पड़े अकाल 1971 का भारत पाकिस्तान का युद्ध, वहीं जो पूर्वी पाकिस्तान से आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, 1974 में चीन से युद्ध हुआ था जिसमें भारत को हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों, देश आर्थिक हालातों से जूझ रहा था और विपक्षी दल जनसंघ कांग्रेस विरोधियों का बड़ा हिस्सा सड़कों पर उतर आया था और वहीं आरएसएस ने अपनी दूरी बना रखी थी। दोस्तों, स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह सबसे विवाद और अलोकतांत्रिक काल था। दोस्तों, आपातकाल में चुनाव स्थगित हो गए तथा नागरिक अधिकारों को समाप्त करके मनमानी की गई। दोस्तों, इंदिरा गांधी की राजनीतिक विरोधियों को कैद कर लिया गया और प्रेस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को प्रतिबंध कर दिया गया क्योंकि माना जा रहा था कि यह संगठन विपक्षी नेताओं का करीबी है तथा इसका बड़ा संगठनात्मक आधार सरकार के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन करने की संभावना रखता है। दोस्तों, पुलिस इस संगठन पर टूट पड़ी और उसके हजारों कार्यकर्ताओं को कैद कर लिया गया था और वहीं आरएसएस के प्रतिबंध को चुनौती दी और हजारों स्वयंसेवकों ने प्रतिबंध के खिलाफ और मौलिक अधिकारों को हनन के खिलाफ सत्याग्रह में भाग भी लिया था। दोस्तों, सभी विपक्षी दलों ने, नेताओं ने और सरकार के अन्य स्पष्ट आलोचकों के गिरफ्तार किए जाने और सलाखों के पीछे भेजे जाने के बाद पूरा भारत सदमे में की स्थिति में था। दोस्तों, आपातकाल की घोषणा के कुछ ही समय बाद सिख नेतृत्व ने अमृतसर में बैठकों का आयोजन किया जहां उन्होंने कांग्रेस की फांसीवादी प्रवृत्ति का विरोध करने का संकल्प लिया था। दोस्तों, देश में पहले जन विरोध का आयोजन अकाली दल ने किया था जिसे लोकतंत्र की रक्षा का अभियान के रूप में जाना जाता है। इसे 9 जुलाई को अमृतसर से शुरू किया गया था। दोस्तों, मामला 1971 में हुए लोकसभा चुनाव का था जिसमें इंदिरा ने अपने मुख्य प्रतिद्वंदी राज नारायण को पराजित किया था, लेकिन चुनाव परिणाम आने के 4 साल बाद राज नारायण ने हाईकोर्ट में चुनाव परिणाम को चुनौती दी। दोस्तों, उनकी दलील थी कि इंदिरा गांधी ने चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है और तय सीमा से अधिक पैसे भी खर्च किए हैं और मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल भी किया है। दोस्तों, अदालत ने इस आरोप को सही ठहराया। इसके बावजूद इंदिरा गांधी टस से मस नहीं हुई।
यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी ने भी इस बयान जारी कर कहा कि इंदिरा गांधी का नेतृत्व पार्टी के लिए अपरिहार्य है। दोस्तों, इसमें से मुख्य कारण था राजनीतिक अस्थिरता। इस राजनीतिक अस्थिरता की शुरुआत उस वक्त हुई जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी को चुनावी धांधली का दोषी पाया और उन्होंने 6 साल के लिए किसी भी चुने हुए पद पर बैठने से वंचित कर दिया। दोस्तों, विकल्प 2 के अर्थात 3 बार सही है। भारत चीन युद्ध के दौरान 26 अक्टूबर 1962 को भारत में पहला राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल को 3 बार घोषित किया गया है। 1962 चीन युद्ध, 1971 पाकिस्तान युद्ध और 1975 आंतरिक अशांति। दोस्तों, आपातकाल की स्थिति ऐसी स्थिति होती है जिसमें निर्वाचित सरकार को ऐसी नीतियां घोषित करने या बनाने का अधिकार होता है। दोस्तों, जिनकी सामान्य समय में अनुमति नहीं होती है। दोस्तों, जहां तक तत्कालिक परिणामों की बात है, नागरिक के मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए जाते हैं और सरकार ऐसी नीतियां या कानून बना सकती है जिनकी अनुमति उन्हें सामान्य परिस्थितियों में नहीं होती है। दोस्तों, इस अवधि के दौरान सरकार के पास देश के लिए खतरा बनने वाले लोगों को गिरफ्तार करने का अधिकार पूरी तरह से होता है। उदाहरण के लिए 1975 से 1977 की अवधि के दौरान निवारक निरोध कानून के तहत लगभग 1,11,000 लोगों को हिरासत में लिया गया था और गिरफ्तार भी किया गया था। दोस्तों, इस रिपोर्ट के बाद में शाह आयोग ने प्रकाशित किया था। दोस्तों, इस दौरान पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों को बहुत अधिक अधिकार और शक्ति दी गई थी। इस कारण हिरासत में यातना और मौत के मामले बहुत ज़्यादा सामने आए थे। दोस्तों, तीसरे आपातकाल के दौरान गरीब लोगों को मनमाने ढंग से विस्थापित करने और जबरन नसबंदी के मामले भी सामने आए थे। दोस्तों, इसने नागरिक स्वतंत्रता पर काफ़ी हद तक प्रतिकूल प्रभाव डाला था। आपातकाल की घोषणा होते ही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36, 37, 38, 39, 40 और 42 में सूचीबद्ध सभी मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं और ये अधिकार तब तक निलंबित रहते हैं जब तक आपातकाल समाप्त नहीं हो जाता है। दोस्तों, इसके परिणाम स्वरूप कार्यकारी अधिकारी इन अधिकारों के विरुद्ध कोई भी कदम उठा सकते हैं और उसके अनुसार कानून भी बना सकते हैं। दोस्तों, आपातकाल की घोषणा के दौरान भी राष्ट्रपति के पास संविधान द्वारा प्रदत्त सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का भी अधिकार होता है। दोस्तों, आपातकाल बाहरी खतरे जैसे युद्ध या आंतरिक खतरे जैसे शस्त्र विद्रोह आदि के आधार पर घोषित किया जाता है। दोस्तों, सत्ता का दुरुपयोग की संभावना दूसरे संदर्भ में है जो आंतरिक अशांति या आंतरिक खतरे हैं, पर यह शब्द आंतरिक अशांति कहीं भी स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है। दोस्तों, और इसकी अस्पष्टता अधिकारियों द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को जन्म दे सकती है। इसलिए यहाँ विपक्ष और अन्य सरकार विरोधी आंदोलनों को कुचलने के लिए शांतिपूर्ण समय में भी आपातकाल घोषित किया जा सकता है। दोस्तों, उदाहरण के लिए 1975 में आपातकाल की घोषणा करने के पीछे का कारण इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया एक फैसला था जिसमें कहा गया था कि चुनाव शून्य और अमान्य है और इंदिरा गांधी को अगले 6 वर्षों तक चुनाव लड़ने से प्रतिबंध कर दिया गया है। इसलिए यहाँ सरकार ने आपातकाल की घोषणा करके विपक्ष को नष्ट करने के लिए अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है। दोस्तों, आज कांग्रेस के जो नेता संविधान के इतने हितैषी बन रहे हैं वह अपने दादी इंदिरा गांधी का भी आपातकालीन स्थिति की भी बात बताते तो हमारी दादी सत्ता के लिए ही आपातकालीन लगाई थी।
दोस्तों वैसे तो प्रारंभिक संविधान के अनुसार आपातकाल के दौरान भी जीवन और संपत्ति के अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता, लेकिन तीसरे भारतीय राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ऐसा हुआ, जिसके बाद में भारत की न्याय व्यवस्था ने कड़ी आलोचना की। दोस्तों यह पूरा मामला देश के संघीय ढांचे के लिए हानिकारक है, क्योंकि भारतीय संविधान और संघवाद के अनुसार राज्यों को एक स्पष्ट तरह से स्वायत्तता प्राप्त है, लेकिन आपातकाल लागू होने के बाद यह अधिकार पूरी तरह से निरस्त हो जाते हैं और अन्य कठोर कानून लागू हो जाते हैं। दोस्तों आपातकाल के दौरान अधिकांश विपक्षी संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है और विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया जाता है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बहुत हानिकारक है। दोस्तों एमनेस्टी इंटरनेशनल के अनुसार इंदिरा गांधी के 20 महीने के आपातकाल के दौरान लगभग 1,40,000 लोगों को बिना किसी आरोप के गिरफ्तार किया गया और हिरासत में लिया गया। यहाँ तक कि विपक्षी नेताओं के घरों पर भी छापे मारे गए। दोस्तों संरक्षकों द्वारा यातनाएं देना आम बात थी और इसके लिए परिणाम स्वरूप कई लोग घायल भी हुए। कई लोग को बिना किसी आरोप या यहाँ तक कि उनके परिवारों को सूचित किए बिना केवल अटकलों के आधार पर भी हिरासत में लिया गया था। दोस्तों भारत में स्वतंत्रता मीडिया देश की लोकतंत्र के 4 मुख्य स्तंभों में से एक माना जाता है, लेकिन इस बार मीडिया की स्वतंत्रता पर बहुत ज़्यादा अंकुश लगाया गया और इसका इस्तेमाल सरकारी प्रचार के लिए किया गया। दोस्तों जो लोकतंत्र के लिए विनाशकारी था, दोस्तों वह तीसरे आपातकाल के दौरान एक बात यह भी हुई कि मशहूर गायक किशोर कुमार को पार्टी की रैली में गाने के लिए कहा गया, जिसे उन्होंने तुरंत मना कर दिया। दोस्तों और इसका परिणाम स्वरूप उनके गानों को राज्य के मीडिया में बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। दोस्तों यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि राज्य में अपनी शक्ति का किस तरह दुरुपयोग किया गया था। दोस्तों इस दौरान कई नए कानून अवैध रूप से बनाए गए। सबसे क्रूर भारतीय कानूनों में से एक यूएपीए एक्ट इसी दौरान पारित किया गया था। दोस्तों कानून के सबसे हालिया संशोधन गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम संशोधन अधिनियम 2019 यूएपीए ने केंद्र सरकार के लिए किसी भी औपचारिक न्यायिक प्रक्रिया का पालन किए बिना व्यक्तियों को आतंकवादी के रूप में नामित करना संभव बना दिया है। दोस्तों यूएपीए को आतंकवाद विरोधी कानून के रूप से में भी जाना जाता है। दोस्तों अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन की घंटी भी बजा दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, सत्ता के लालच में आपातकाल लागू करके संविधान में संशोधन करना कहाँ तक उचित है, आप सब कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, यह वीडियो अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।